नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी वो तो बेसिक जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आज हम हाई कोर्ट के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में और पढ़ना है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, MCQ को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे हाई कोर्ट से संबंधित, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, आपको इस वीडियो के बाद क्या करूँगा, आपको सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार और शक्तियाँ और शेष बचे थे, उसको हम आज की वीडियो में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियों में यदि हमसे पूछे कि इसके कितने प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ हैं, तो पहला इसका है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ा था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे कितने मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या ऐसे कितने मामले हैं जो सीधे कहाँ पर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, उन्हें हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो मामले जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला जो अधिकार था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो प्रारंभ से ही हाई कोर्ट में आ सकते हैं? पहला, संसद सदस्य, पार्लियामेंट का जो भी सदस्य होता है वो, या राज्य विधानमंडल से जुड़े निर्वाचन से जुड़ा जो भी मामला होता है। कौन कौन सा? संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़ा जो भी मामला होता है वो सीधा कहाँ पर जाता है, हमारा हाई कोर्ट के अंतर्गत ही जाता है। पहला, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो मामला भी सीधा हम कहाँ पर ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत उसे ले जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े जितने भी सारे मामले हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पहला क्या हो गया, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़ा कोई भी मामला होता है वो उसके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। दूसरा, मौलिक अधिकार से जुड़ा या मौलिक अधिकार को प्रवर्तन कराने के लिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े जितने भी सारे मामले होते हैं वो भी सारे कहाँ पर जाते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं। और राजस्व से जुड़ा कोई भी मामला होता है, लिखा है मैंने, राजस्व से जुड़े किसी भी मामले में हम डायरेक्ट अपील कहाँ पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे पर अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो थे वो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर बता दिए। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हुआ हमारा ए। दूसरा कौन सा है, अपीलीय अधिकार। मैंने बताया था कि जो उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय क्या करता है, जितने भी सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जितने भी सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनके निर्णयों से संबंधित अपील सुनने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। यदि हम नीचे के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट रहते हैं उनसे यदि हम कोई मामला हार जाते हैं तो उनके निर्णयों के विरुद्ध यदि हमसे पूछे अपील हम कहाँ करेंगे, तो निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार होता है वो कहाँ पर होता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत होता है। जैसे हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम अपील न्यायालय है, जहाँ पर हाई कोर्ट के जितने भी सारे निर्णय हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील हम कहाँ पर कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर सकते थे। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय जितने भी सारे हैं उनके निर्णयों से संबंधित अपील सुनने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। दूसरा मैंने बताया था रिट जारी करने का अधिकार। आर्टिकल 226 के तहत भारत का जो हाई कोर्ट है या राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मौलिक अधिकार पढ़ा है, आर्टिकल 32 में ही बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट क्या करता है, उन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, कुल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, टोटल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला मैंने बताया था आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा कौन सा था? परमादेश मैंडमस। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रतिषेध या प्रोविशन। चौथा मैंने आपको बताया उत्प्रेषण या सर्ट्यूटरी। पांचवा क्या बताया था आपको? अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों उन अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या करते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार किसके पास है? हाईकोर्ट के पास है। और आर्टिकल 32 के तहत यदि हमसे पूछता है कि ये अधिकार किसके पास है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्य के उच्च न्यायालय के पास है। तो ये थे हमारा कौन सा? अपील। तो हम कह सकते हैं कि राज्य का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो वो भी कौन सा हो जाएगा? आपका हाईकोर्ट हो जाएगा। तीसरा अधिकार है अभिलेखीय न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट। उसमें पढ़ा था हमने आर्टिकल 129 के अनुसार क्या बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट देश का अभिलेखीय न्यायालय है। ऐसे ही हमने पढ़ा आर्टिकल 215 के अनुसार हाईकोर्ट क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। मतलब इसकी जितनी भी सारी कार्रवाई होती है उसे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और देश के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में उसे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसकी अवमानना करने पर यदि मान लो कोई भी निर्णय दिया हाईकोर्ट ने और यदि इसकी निर्णय की कोई अवमानना करता है तो उस अवमानना के लिए हाईकोर्ट को क्या दंड देने की शक्ति का भी प्रावधान किया गया है ना। तो इसकी जितनी भी सारी कार्रवाई होती है उसे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड के रूप में क्या करते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा एक और बचा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। यदि हमसे पूछे किसके पास है तो ये भी किसके पास होती है? उच्च न्यायालय के पास होती है। क्या क्या शक्ति प्राप्त है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये क्या करता है? सिफारिश करता है। उनका यदि ट्रांसफ़र होता है, किसका ट्रांसफ़र कहाँ पर होना है, इसकी भी सिफारिश करने का काम किसका रहता है? उच्च न्यायालय का रहता है। और किस न्यायाधीश को पदोन्नति करना है, किसका सस्पेंशन करना है, ये सारा का सारा जो अधिकार होता है ये किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास होता है। जिसके प्रभाव के कारण वो क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट जितने भी सारे कोर्ट होते हैं उन पर क्या करता है? अपना नियंत्रण स्थापित किए रहता है। तो ये तो थी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया जो थोड़ा सा मिस हो रहा था। इसके बाद हम हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी सारे MCQ रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, वो हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।